हेलो एवरीवन, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि की स्थापना मैं कैसे करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, तो वो मैं आज इसका व्लॉग लेकर आई हूँ और साथ ही में एक रेसिपी भी बनाऊंगी। मैं माता रानी की स्थापना अलग से चौकी लगाकर करती हूँ। तो सबसे पहले हमें माता रानी की चौकी तैयार करनी है, तो उसके ऊपर सबसे पहले हम बिछाएंगे लाल कपड़ा। अगर आप मंदिर में भी करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मंदिर में भी करते हैं और बहुत से लोग अलग से माता रानी की स्थापना भी करते हैं। तो मैं इस तरह से अलग ही एक जगह पर करती हूँ। तो आज ये माता रानी की मेरे पास मूर्ति है, तो आज मैं इसको सजाऊंगी। तो मैं ना माता रानी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, तो मैं आज माता रानी को कपड़े पहनाऊंगी। तो मैं लाल रंग के कपड़े लाई हूँ। जो भी कपड़े आपको पसंद है, सब तरह के मार्केट में कपड़े मिलते हैं, आप कोई भी कलर के लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आपके पास अगर फोटो है, तस्वीर है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो हम जो है फोटो के ऊपर तो हम ये पहना नहीं सकते कपड़े, तो आप क्या कर सकते हैं कि मोली जो होती है ना, जो कलावा होता है, उसको आप चढ़ा दें। और मार्केट में लाल चुन्नी बहुत आसानी से मिल जाती है और फोटो के ऊपर लाल चुन्नी जरूर ओढ़ाएं। फिर भी अगर आपके पास लाल चुन्नी अवेलेबल नहीं है तो आप कलावा ही चढ़ा दें। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी से बातें कर रही हूँ, तो मेरे पास में ना मेरे पड़ोस की कोई लड़की है, वो आई हुई है, तो मैं उससे बातें कर रही हूँ। तो कपड़े पहनाने से पहले मैंने माता को गंगा जल से स्नान करवाया है, उसके बाद ही मैं अब कपड़े पहना रही हूँ। तो कपड़े पहनाने की जो ये डोरी होती है ना, जिससे हम डोरी बांधते हैं, वो डोरी थोड़ी छोटी है, तो मैं थोड़ा सा कलावा बांध दिया है। माता रानी का श्रृंगार करके बहुत ही अच्छा लगता है और माता रानी बहुत ही सुंदर लगती है। तो बस इस तरह से ना मैंने माता रानी को कपड़े पहना दिए हैं, चुनरी ओढ़ा दी है और एक माला भी पहना दी है। अब मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये मिट्टी का कलश लिया है। कलश आपको कोरा ही लेना है, यानी कि बिल्कुल नया लेना है, पुराना नहीं लेना है, यानी कि यूज किया हुआ नहीं लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप जो घर में लोटा होता है, आप लोटा भर के भी रख सकते हैं। और बहुत से लोग है ना कलश की स्थापना नहीं करते हैं, तो आप ना करें, कोई जरूरी नहीं है कि जो कलश की स्थापना करनी ही जरूरी है। माता तो बस मन की श्रद्धा और भाव देखती है। तो जैसे आप पूजा करते आ रहे हैं उसी हिसाब से आप करें। तो मैं हमेशा कलश की स्थापना जरूर करती हूँ। तो कलश रखने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसका आसन बनाना होता है। तो मैं चावल से इसका आसन बना रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि चावल को ना हल्दी से थोड़े से पीले कर लेते हैं, उससे बनाते हैं। पर मैंने चावल को हल्दी से पीले नहीं किया। मैं क्या करूँगी, बाद में इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। तो बस इस तरह से पहले मैंने कलश के लिए भी आसन बना लिया है। अब ये जो घड़ा है ना, उसके ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना है, कलावा बांधना है। चाहे आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं, चाहे आप लोटा ले रहे हैं, जो भी आप कलश ले रहे हैं, उसके ऊपर सबसे पहले आपको कलावा जरूर बांधना चाहिए। क्योंकि पूजा के लिए हम जो भी लोटा लेते हैं, हम पूजा सिंपल हम पूजा भी करते हैं, जो लोटा हम लेते हैं तो उसके ऊपर भी कलावा जरूर बांधना चाहिए। इसके बाद मैं इस कलश पर बनाऊंगी सातिया, यानी कि स्वास्तिक। और कलश स्थापना की पूरी जो विधि होती है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, उसका वीडियो आप मेरा जरूर देखें। मैं आपको अभी इस समय तो सिर्फ हल्का सा इस तरह से बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से कलश को स्थापना की है। तो पूरा डिटेल में इसकी वीडियो में बनाऊंगी, तो वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। अब जहाँ पर हमने कलश की स्थापना के लिए चावल से जो अष्टदल बनाया था, उसके ऊपर मैंने कलश की स्थापना कर दी है। अब हम इसके अंदर पानी भर देंगे और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, पैसे, दूब, हल्दी, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डालते हैं। तो इसकी डिटेल में आपको पूरी आगे बताऊंगी। और अब मैं इसके ऊपर अशोक के पत्ते रख रही हूँ। और अब हम इसके ऊपर एक पात्र रखेंगे। तो मैं जो है कलश लेके आई थी, तभी मैंने उससे ये ढक्कन जो कि कहते हैं वो मैंने ले लिया था। अब इसके ऊपर हम चावल रखेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसकी पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिया है और जो स्वास्तिक है उसकी हम पूजा करेंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे नारियल। तो नारियल की स्थापना कैसी करनी चाहिए और नारियल को किस तरफ मुंह करके रखना चाहिए, नारियल को खड़ा रखना चाहिए या फिर नारियल को आड़ा रखना चाहिए, तो इसकी सारी विधि, इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि मैं किस तरह से माता की स्थापना करती हूँ। अब नारियल की पूजा करके इसके ऊपर मैंने कलावा बांध दिया है। आप कलावा या फिर चुन्नी जो भी आपके पास है वो आप नारियल के ऊपर इस तरह से लपेट दें। अब इस नारियल को हम कलश के ऊपर रखेंगे। अब मैं माता की खेती बो रही हूँ। बहुत से लोग जो है ना खेती नहीं बोते हैं, पर मैं हमेशा बोती हूँ। बहुत से लोग कलश स्थापना और खेती नहीं बोते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसी भी आप पूजा करते हैं आप उसी हिसाब से पूजा करें। अब इस कुंडे के अंदर हमें मिट्टी डालनी है। तो जो मिट्टी हमें इसके अंदर डालनी है
वो मिट्टी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए और मिट्टी के अंदर कंकर पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए और बारीक मिट्टी होनी चाहिए। मेरी मिट्टी के अंदर ना थोड़े-थोड़े से आपको दिख रहे होंगे टुकड़े से, तो ये मिट्टी के ही डले हैं, ये कंकर पत्थर नहीं है। जैसे ही इसके अंदर पानी डलेगा ना तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो हमें इस कुंडे को पूरा नहीं भरना है, थोड़ा-सा खाली रखना है, उतनी मिट्टी हमें इसके अंदर डाल देनी है। और डालने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, इस मिट्टी को थोड़ा-सा पानी डालकर और इसको सीधी-सीधी सी कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर जो डाल सकते हैं, पर मैं थोड़ी-सी मिट्टी को सीधी-सीधी सी कर लेती हूँ। इस तरह से करेंगे ना तो हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। तो बस इस तरह से मिट्टी को गीली करके अब मैं इसके ऊपर ये जौ डाल देती हूँ। इस जौ को मैंने ना 4-5 घंटे पहले ही भिगो दिया था। तो जो हमें चारों तरफ डालने, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, अच्छे से चारों तरफ हम जौ को डाल देंगे। अगर जौ अच्छे होंगे तो खेती बहुत अच्छे से होगी, अगर थोथे जौ होंगे ना तो खेती इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जब आप पानी में इसको जौ को भिगोएंगे तो उसके ऊपर ना थोड़े से जौ ऊपर आ जाते हैं, वो जो बेकार होते हैं, थोथे होते हैं, तो उसको आपको निकाल देना है। तो बस इस तरह से जौ डालकर और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर हम वापस से मिट्टी की लगाएंगे। मिट्टी इतनी डालनी है कि पूरे जौ इसके अंदर ढक जाए, बहुत बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, नहीं तो जौ अच्छे से उगेंगे नहीं। अब ऊपर जो हमने मिट्टी लगाई है वो थोड़ी सूखी है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा-सा पानी इस तरह से हाथ में लेके छिड़केंगे, डायरेक्ट हम पानी नहीं डालेंगे। और जो पानी डालेंगे उसमें हम थोड़ा-सा गंगा जल मिला लेंगे और इस तरह से चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि मिट्टी गीली हो जाए। अब इस कुंडे को जहाँ पर भी हमें रखना है वहाँ पर हमें चावल से थोड़ा-सा इस तरह से अष्टदल बना लेना है और अब हम इस कुंडे को इसके ऊपर रख देंगे। बहुत से लोग जो ये कलश और ये खेती है वो चौकी के ऊपर ही रखते हैं, पर मैं चौकी के ऊपर नहीं रखती हूँ, मैं साइड में इस तरह से रख देती हूँ। और अब ये जो खेती है ना हमें इसको ढक के रखना है क्योंकि हल्की सी गर्माश रहेगी तो बहुत जल्दी से खेती हो जाएगी। 2 दिन तो हमें कम से कम इसको ढकना ही चाहिए, तो जो इसके नाप की थाली होती है उस तरह की थाली ले लेनी है और उस थाली के ऊपर भी हम इस तरह से सातिया बनाएँगे यानी कि स्वास्तिक बनाएँगे और उसके बाद हम इस थाली को ढक देंगे। पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप पूजा करें उस समय थाली को हटा दें और पूजा करने के बाद वापस से थाली को ढक दें। तो सुबह शाम जब भी पूजा करें तभी आपको थाली को हटा देना है और वापस से ढक देना है और 2-3 दिन से ज़्यादा इस थाली को नहीं ढकना है। जब तक जो खेती अंकुरित नहीं हो जाती है जब तक हमें इसको ढक देना है। तो कलश स्थापना और जो खेती है बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम माता की पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम माता को तिलक लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और माता की जो सवारी है उस पर भी हमें जो है कुमकुम लगाना है, पूजा करनी है। उसके बाद हम माता को माला पहनाएंगे। अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई मतलब जो भी कोई फूल हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर फूल भी नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, माता को तो सिर्फ आपकी भावना देखनी है। उसके बाद मैं माता को भोग समर्पित कर रही हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर फल लिए हैं। तो जो भी फल आपके पास हैं वही फल आप ले सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। आप पतासे से भी माता को भोग लगा सकते हैं, चीनी से लगा सकते हैं, मिश्री से लगा सकते हैं। अब मैंने माता की पूजा की थाली ली है, तो इसमें जो लोटा है उसमें मैंने पानी भरा हुआ है और हमें देसी घी का दीपक जलाना है। तो माता रानी का जो दीपक है देसी घी में ही जलाना चाहिए। तो मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और साथ ही में 2 अगरबत्ती भी कर रही हूँ। धूप दीप जिससे भी आप मतलब कि धूप दीप जो भी आप जलाते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग 24 घंटे तक यानी कि 9 दिन तक अखंड जोत जलाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। मैं सुबह शाम जो है इस तरह से दीपक जलाती हूँ। अब मैंने माता के भोग के लिए पंच मेवा ली है। आपके पास जो भी मेवा हो, चीनी हो या फिर मिश्री हो या फिर चीनी हो, जो भी आप ले सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास है वही आप ले सकते हैं, क्योंकि माता को भोग लगाना होता है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं माता की जोत के लिए मैंने उपले लिए हैं, तो मैं पहले गैस पे रख के आ गई थी। माता रानी की जोत लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उपले से जोत नहीं लेते हैं तो आप केवल कपूर से भी जोत ले सकते हैं, क्योंकि माता रानी को जोत प्रज्वलित करके ही भोग लगाया जाता है। तो आप किसी की भी जोत ले सकते हैं, चाहे उपले से ले सकते हैं या फिर आप जो है कपूर से भी ले सकते हैं। अब जोत प्रज्वलित करने के लिए मैं इसके ऊपर देसी घी डाल रही हूँ और साथ ही मैं थोड़ी सी हवन सामग्री डाल रही हूँ। फिर वापस से इसके ऊपर हम घी डालेंगे। एक तरह से मैं माता रानी का छोटा सा हवन कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप कपूर से भी कर सकते हैं, पर जोत आपको ज़रूर लेनी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कपूर रखूँगी और 2 लौंग का जोड़ा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो लौंग है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग होनी चाहिए।
लौंग का जोड़ा तो हमेशा चढ़ाना ही चाहिए। और ये जो खेती है इसको मैंने ढक दिया था, मैं हटा देती हूँ क्योंकि अभी हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद इसको वापस से ढक दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने जोत ले ली है। अब जो मैंने मेवा ली है उस मेवा को मैं इस जोत में समर्पित कर रही हूँ। और भोग समर्पित करने के बाद थोड़ा सा पानी का हम छींटा दे देंगे। अब जोत प्रज्वलित करने के बाद और भोग लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, नवरात्रि की जो कथा होती है वो मैं कथा कर लेती हूँ, उसके बाद में आरती कर लेती हूँ। आप जो भी करते हैं, स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी आप करते हैं वो आप कर लें। पर जब तक आरती करते हैं, यानी कि जब तक माता की पूरी पूजा समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक आपको जोत को प्रज्वलित ही रखना है, यानी कि इसके अंदर बीच बीच में घी डालते रहना है और दीपक भी जलता रहना चाहिए जब तक हम पूरी पूजा खत्म ना कर लें। बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। आप कैसे करते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत लोग बहुत तरीके से पूजा करते हैं, यानी कि ना सबका पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पंडित को बिठाते हैं, यानी कि पहले दिन जब नवरात्रा स्थापना करते हैं तो पंडित जी को बुलाकर और उसके बाद में माता रानी की स्थापना करते हैं। आरती होने के बाद, यानी कि पूरी पूजा होने के बाद हमें माता से क्षमा याचना करनी है कि पूजा में कोई भी कमी या गलती रह गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप माता से प्रार्थना करें। और माता की जो ये चौकी है ना, मतलब कि जो हमने स्थापना की है, कलश ज्वारे सब 9 दिन तक यहीं रखी रहेगी, ऐसे ही लगी रहेगी। जो भी आप अष्टमी नवमी जो भी करते हैं तो उसकी पूजा के बाद ही आपको ये चीज़ें हटानी है। यानी कि जो कलश है इसका पानी हमें क्या करना है, पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देना है और बाकी का पानी पौधों में दे देना है। और मैं क्या करती हूँ, ये जो ज्वारे जब आ जाते हैं तो मैं उन ज्वारों को इस कुंडे में से निकाल लेती हूँ। तो इस कुंडे को साफ करके मैं चिड़ियाओं के लिए, यानी कि पक्षियों के लिए पानी भरने के लिए रख देती हूँ। और जो जवारे हैं मैं जो पार्क की क्यारी है उसमें डाल के आ जाती हूँ। और जो ऊपर जवारे होते हैं ना तो उसको मैं, गाय होती है तो गाय को खिला देते हैं, पर आजकल गाय शहरों में मिलती कहाँ है, मैं तो क्यारी में ही डाल देती हूँ। या फिर आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं। जो हम रोज़ फूल चढ़ाते हैं, माता रानी के माला चढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फेंकनी नहीं है। और जो हम उपले की जोत लेते हैं वो सब आपको एक थैली में इकट्ठी कर लेनी है। हमारे यहाँ पर है ना, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके मंदिर में दे के आ जाते हैं, तो मैं मंदिर में भी दे के आ जाती हूँ। और ये जो घड़ा है ना इसको मैं नहीं फेंकती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, अच्छे से धोकर और पीने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि ये जो नवरात्रे का मौसम होता है ना ही ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है, तो इस समय घड़े का पानी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये घड़ा पीने के काम में ले लेती हूँ। और जो चावल है वो हम पक्षियों को दे देते हैं। माता की हम पहले दिन स्थापना करते हैं, बस उसी दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी रोज़ तो आप जिस तरह से यथाविधि पूजा करते हैं उसी तरह से आप पूजा करें। तो इसी तरह से हमें शाम के टाइम पे भी पूजा करनी है। तो शाम के टाइम पे हमें जो खेती के ऊपर हमने ढकी है थाली उसको हटा देंगे और दीपक जला लेंगे। तो शाम के टाइम में हमें जोत लेने की ज़रूरत नहीं है, बस दीपक अगरबत्ती जो भी आप करते हैं बस आरती कर लें। तो यही मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है। इसी तरह से बिल्कुल सरल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो मैं तो माता रानी की पूजा इसी तरह से करती हूँ। आपको कैसी लगी मेरी ये बिल्कुल सिंपल तरीके की पूजा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शाम की पूजा करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बिल्कुल सिंपल खाना बनाऊंगी। आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, आज मेरा खिचड़ी खाने का मन है। जो सामक के चावल होते हैं ना उसकी मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर है ना 1.25 कप चावल ले रही हूँ। ये व्रत वाले सामक के चावल है, इस तरह के गोल गोल छोटे छोटे दाने वाले चावल होते हैं। मैंने तो पूरे ही नवरात्रे व्रत रखे हैं, पर मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने भी व्रत किया है तो उनके लिए भी मैं बना रही हूँ। वैसे मैं 4 जनों के हिसाब से बना रही हूँ, तो एक मेरे को किसी और को भी देना है। तो जो मैं खिचड़ी बना रही हूँ ये 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी रहती है। तो इसे हमें ना भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमें 3-4 पानी से अच्छे से धो लेना है। क्योंकि देखिए आप इसके अंदर कितना सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है, तो जब तक ये सफ़ेद पानी साफ़ ना हो जाए तब तक हमें इसको धो लेना है। और धोने के बाद पानी डालकर हम इसको भिगो देंगे जब तक कि हम इसके लिए टमाटर आलू वगैरह हम फ्राई करेंगे, बस उतनी देर ही हमें इसको भिगोना है, ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए है ना मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। और छीलने के बाद अब हम इसको मोटे मोटे टुकड़े में काटेंगे, क्योंकि हम जब इसको फ्राई करेंगे ना, ज़्यादा फ्राई तो नहीं करेंगे, पर जब हमारी जो खिचड़ी बॉईल होगी तो उसके साथ में ये भी बॉईल हो जाएंगे। अगर आपने छोटे छोटे काटे तो उसमें ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और आलू काट कर इसको हमें पानी में डिबो देना है जिससे कि ये काले नहीं पड़ेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, ये तीखी वाली नहीं है, और 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। तो इनको हमें बारीक बारीक काट लेना है।
वैसे मैं आपको बताऊं, सुबह भी मैंने व्रत वाला खाना बनाया था, क्योंकि मेरे बेटे और हस्बैंड का मेरे को लंच पैक करना था। क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं वो व्रत करते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है, तो भूख तो लगी जाती है। तो मैंने उनका लंच पैक किया था, तो मैंने लंच में बनाया था, आलू की सब्जी बनाई थी, और जो समा के ये जो चावल है ना, इसी समा के चावल के आटे के मैंने पराठे बनाए थे, और बहुत ही बढ़िया मैंने दही और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में मैंने खीरे का तड़के वाला रायता बनाया था। तो मैंने सिर्फ उन्हीं के हिसाब से बनाया था, बाकी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं तो पूरे नवरात्रे सिर्फ एक ही टाइम खाती हूँ। तो मैंने उन लोगों को सुबह पराठे वगैरह दिए थे, तो मैंने सोचा चलो इस समय हल्का ही खाना बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को हमें बिल्कुल छोटे छोटे काट लेना है। तो यहाँ सारी चीज़ें काट कर मैंने तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम खिचड़ी को छोंकते हैं। आज मैं ये जो खिचड़ी है ना, कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी में ही ये खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है, वैसे आप तेल में भी बना सकते हैं। तो मैंने 2-3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि सवा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे, क्योंकि मुझे इसके अंदर ना जीरा बहुत अच्छा लगता है। खिचड़ी में जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जीरा चटक जाए उसके बाद जो अदरक, हरी मिर्च काटी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसको घी में चला लेंगे, इसका हल्का सा कच्चापन निकाल लेंगे, कलर चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद जो आलू काटे थे वो डाल देंगे। मैंने आलू को पानी में से निकाल लिया है, उसके बाद ही इसमें डाला है। अब आलू डालने के बाद हमने इन आलू को फ्राई नहीं करना है। अगर आपने आलू को फ्राई कर लिया तो क्या होगा, जब हम सीटी लेंगे तो ये आलू बिल्कुल मैश हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर आलू भी डाले। तो आपको ना बस कुछ सेकंड के लिए, यानी कि मतलब घी में थोड़ा सा इसको चला ही लेना है, इसको फ्राई नहीं करना है। उसके बाद में जो हमने टमाटर काटे थे 2, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैं 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप इसकी जगह काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये लाल मिर्च खाई जाती है, तो जो चीज़ें आपके यहाँ नहीं खाई जाती है आप उसको स्किप कर सकते हैं। और जो लाल मिर्च है वो मैं बिल्कुल सुच्ची रखती हूँ, अलग से रखती हूँ, ताकि व्रत में खाई जाए। 2 मिनट तक गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और इनको हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा टमाटर को भी सॉफ्ट नहीं करना, वो हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें इनको 2 मिनट तक भूनना है। तो बस हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बाकी के टमाटर जो हम सीटी लेंगे उसमें पक जाएंगे। अब जो हमने भिगोए थे समा के चावल, वो हम पानी निकाल कर इसके अंदर डाल देंगे, और इन चावल को एक बार इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है खिचड़ी बनाना, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। हम कुकर में बनाते हैं तो और भी जल्दी से बन जाती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 3.25 कप पानी डाल रही हूँ, यानी कि 4 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ। और ये जो खिचड़ी है ना, मैं बिल्कुल खिली खिली नहीं बना रही हूँ, मैं इसे थोड़ी सी पतली बनाऊंगी। अगर आपको चावल की तरह खिली खिली खिचड़ी बनानी है तो 1 कप चावल में आप 2 कप पानी डालें। तो इसमें आपको पानी का माप क्या करना है, जैसे 1 कप चावल लिए हैं तो आपको 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपको पानी डालना है। वैसे तो ये पानी भी कम रहेगा, पर अभी इस समय अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, जब सीटी आएगी ना तो ये पानी बाहर निकलने लग जाता है, इसलिए अभी हम इतना ही पानी डालेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर गर्म पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे। तो बस पानी डालकर और इसको मिक्स करके, और हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लेनी है। उसके बाद गैस की फ्लेम को कम करके और 2 मिनट तक हमने इसको, यानी कि बिल्कुल स्लो गैस पर इसको पकने देना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और सीटी निकलने के बाद ही इसको खोलना है। अब मैं खिचड़ी के साथ खाने के लिए बहुत ही सिंपल सा रायता बना लेती हूँ। आप केवल दही से भी इसको खा सकते हैं, इसको चटनी से भी खा सकते हैं, पर मैंने आपको बताया था कि मैंने सुबह दही और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी तो वो रखी हुई है। तो अब मैं ये रायता बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो दही लिया है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है। तो दही गाढ़ा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो अब अपने हिसाब से गाढ़ा पतला जैसा भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डालकर और इस तरह से इसको फेंट लें। तो दही मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आधी मैंने हरी मिर्च ली है, इसको बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि ये जो हरी मिर्च है ना, बड़ी भी है और मोटी भी है और तीखी भी नहीं है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालें। तो हरी मिर्च काटने के बाद अब हम इसके अंदर भुना हुआ जीरा डालेंगे। तो सुबह मैंने ये जीरा भुना था पर मैंने इसको पीसा नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, हथेली पर लेकर और दोनों हथेलियों से इसको अच्छे से मसल लूँगी। तो बस इस तरह से मसल कर इसको डाल दूंगी। अब मैंने लिए हैं ये पुदीने के सूखे पत्ते। वैसे तो मेरे पास पुदीने का पाउडर है पर उसमें अन्न के हाथ लगे हुए हैं, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ।
क्योंकि थोड़े से पुदीने के पत्ते मैंने सुखाकर और मैंने फ्रिज में रख दिए थे। इससे क्या होता है, जो पुदीने का ना कलर और टेस्ट नहीं बदलता है। तो जब जब ज़रूरत होती है मैं इस तरह से इसको बारीक करके और डब्बी में भर के रख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैंने 6-7 पुदीने के पत्ते लिए और इसको मसल कर डाल देंगे। अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो उसे भी आप बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रायता बनाया है। आप इसके अंदर खीरा, टमाटर जो भी आप डालना चाहते हो उसका रायता बना सकते हैं। इसको बनाकर मैं फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि रायता ठंडा ही अच्छा लगता है। अब इधर कुकर की स्टीम निकल चुकी है, कुकर को खोल लेते हैं। तो देखिए ये गाढ़ी है, तो पहले हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया से बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। तो ये बहुत गाढ़ी है तो इसके लिए मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि पानी मैंने पहले से ही उबलने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हमें उबलता हुआ पानी ही डालना है, कच्चा पानी नहीं डालना है। अगर हम उबलते में ज़्यादा पानी डाल देते ना तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए उस समय पानी हिसाब से डालना पड़ता है। तो बाद में इसमें पानी डालना ही पड़ता है। तो पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी ये नीचे बैठ जाती है पर कोई नहीं, आराम से ये निकल जाती, चिपकती नहीं है। थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है तो जो आपको लगता है कि थोड़ी गाढ़ी सी खट्टी सी हो गई, तो चम्मच से आप उसको इस तरह से दबाएंगे तो बिल्कुल खिल जाएगी। गुठले बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, बहुत आसानी से मिक्स हो जाएंगे। तो बस पानी डालकर हमें जितनी गाढ़ी पतली खानी है उसी हिसाब से हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे। पर आप कलर देखिए खिचड़ी का कितना बढ़िया आया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आई है और हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया है। बहुत लोग इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डालते हैं पर हमारे घर में सभी को इसी तरह की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें इसको गरम गरम ही सर्व कर लेना है, ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड और तुषार आ चुका है तो हम लोग तीनों साथ ही बैठकर खाएंगे। तो बस इसको मैं ले जाती हूँ टेबल के ऊपर और वहाँ रख देती हूँ, फिर हम तीनों एक साथ ही बैठकर खाएंगे। तो मैंने ये 3 इस तरह के बाउल ले लिए हैं और चम्मच ले लिए और दही के लिए मैंने ये बाउल ले लिया है। तो इसके अंदर मैं खिचड़ी डाल दूँगी और जो छोटे बाउल है उसके अंदर मैं डाल दूँगी दही, यानी कि जो दही का रायता बनाया है। आप इसको सिंपल दही से भी खा सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको इसे रायते के साथ ही खाना है, आप बिना रायते के भी इसको खा सकते हैं और सिंपल दही के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो आज जो हमारी खिचड़ी बनी है ना वो इतनी बढ़िया बनी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। एक बार आप भी मेरी तरह से बिल्कुल सरल तरीके से इसको बनाकर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी और फटाफट से बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरा जो नवरात्रि स्थापना का ब्लॉग है वो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।